ये मेरी जी सर आ रही है। okay. Okay, let us just have a quick recap और फिर हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अभी तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने इंट्रोडक्शन लिया था कम्युनिकेशन सिस्टम्स का और इसके अलावा हमने कुछ एनालॉग और डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम्स के डिफरेंसेस देखे थे और उसके साथ साथ हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एनालॉग और डिजिटल मैसेजेस किस किस्म के होते हैं और फिर हमने कुछ पुरानी टेक्नोलॉजीज देखी थी दैट स्टार्टेड फ्रॉम 18th सेंचुरी ऑनवर्ड्स और वहाँ पे हमने अपना जो लेक्चर है वो कंक्लूड किया था लास्ट वीक में। तो आज का जो ये लेक्चर है इस हफ्ते का ये बेसिकली चैप्टर नंबर 2 पे कंप्राइज्ड है और मेरे हिसाब से वी शुड बी एबल टू फिनिश इट इन 6 लेक्चर्स जो कि आपके वीक 2 और 3 में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा एंड दिस विल कंसिस्ट ऑफ लेक्चर नंबर 4 to 9 टोटल 6 लेक्चर्स होंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर से। और ये जो चैप्टर है अगेन द रेफरेंस is the textbook और उसका चैप्टर नंबर 2 है and the title of the chapter is signals and signal space. So आज let us introduce you with the contents of this chapter और हम डिस्कस पहले कर लेते हैं कि हम इस चैप्टर के अंदर कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे और what you should expect from this particular chapter. So the content of this chapter will start off by defining what signals are. फिर हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स की कि हम मुख्तलिफ किस्म के जो सिग्नल्स हैं हाउ वी कैन एक्चुअली क्लासिफाइड देम इनटू डिफरेंट कैटेगरीज और वो क्लासिफिकेशन करने का मकसद क्या होता है वी विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। फिर हम सिग्नल कंपैरिजन की बात करेंगे जिसके लिए हम जो टूल्स यूज करते हैं वो हैं कोरिलेशन, क्रॉस कोरिलेशन फंक्शन, इस तरह के टूल्स हम यूज करते हैं सिग्नल्स को आपस में कंपेयर करने के लिए और इस कंपैरिजन से हमें पता चलता है कि हाउ वन सिग्नल इज एक्चुअली comparable with the others so that we can distinguish them from each other and also to classify them कि ये जो सिग्नल है ये किस क्लासिफिकेशन में लाई करता है। फिर हम बात करेंगे ऑटो कोरिलेशन फंक्शन की, ये इसी की एक्सटेंशन है कोरिलेशन की जिसमें एक स्पेसिफिक केस होता है जिसे हम कहते हैं ऑटो कोरिलेशन। ऑटो कोरिलेशन का मतलब होता है कि कोरिलेशन विद इटसेल्फ, तो जो भी सिग्नल है अगर आप उस सिग्नल को अपने साथ ही कोरिलेट कर लें तो दैट इज कॉल्ड एज ऑटो कोरिलेशन। उसका एक अपना मकसद है व्हाई वी एक्चुअली नीड टू डू इट समटाइम्स, सो वी विल टॉक अबाउट दैट इन दिस टॉपिक। फिर हम बात करेंगे ऑर्थोगोनल सिग्नल सेट्स की कि किस तरह के जो सिग्नल सेट्स होते हैं जिनको हम डिफाइन करते हैं एज ऑर्थोगोनल सिग्नल सेट्स और इन ऑर्थोगोनल सिग्नल सेट्स को डिफाइन करने से हमें क्या फायदा होता है, वी विल टॉक अबाउट दैट। और लास्ट में हम एक रिव्यू लेंगे उस कॉन्सेप्ट का जो कि आप पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, दैट इज अबाउट फोरियर सीरीज एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म और फिर हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ द चैप्टर। तो these topics will actually going to define the whole chapter number 2 और इसमें कुछ और छोटे टॉपिक्स भी हैं जो कि ब्रॉडली इन्हीं टॉपिक्स के अंदर जो है वो हम कवर करेंगे एंड वी शुड बी एबल टू फिनिश इट इन 2 weeks टाइम। सो लेट मी जस्ट टेक द अटेंडेंस राइट नाउ। सर ये जो फोरियर सीरीज और फोरियर ट्रांसफॉर्म है इस पे ना अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा दें तो हेल्पफुल होगा क्योंकि इसमें बहुत वीक है हम। जी हम इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर वी विल गोइंग टू सी फोरियर सीरीज होती क्या है, कैसे निकाली जाती है और इसके फायदे क्या है। फिर फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है ये तो पूरा का पूरा आपका चैप्टर नंबर 3 है क्योंकि ये जो फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है ये मेन हमारा टूल है जो हमारे रियल लाइफ सिग्नल्स को एनालाइज करने के लिए हम यूज करते हैं। तो फोरियर सीरीज को हम इंट्रोड्यूस करेंगे एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर और फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो तो फिर पूरा चैप्टर होगा और फिर हम उसकी सारी प्रॉपर्टीज भी देखेंगे। तो डोंट वरी, आई विल नॉट एक्सपेक्ट टू मच कि आपको बहुत ज़्यादा मैं आपके ऊपर जो है ना चीज़ों को आप पे बर्डन डाल दूं कि ये आप खुद करें। थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट। Okay, so I've taken the attendance as well.
तो अब इस चैप्टर को प्रॉपरली शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट सिग्नल्स आर, और फिर हम उनको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इस चैप्टर का मकसद ये है कि हम अपने आप को फेमिलराइज करें कि आप जब भी कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करेंगे, सो फॉर एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, जो आपकी इंफॉर्मेशन है या जो डाटा आपने सेंड करना है वो एक सिग्नल की फॉर्म में है। वो एक वॉइस भी हो सकती है, वो कोई एक इमेज भी हो सकती है, वो कोई एक वीडियो भी हो सकती है। एनी काइंड ऑफ such signals या any kind of such information can be termed as signals. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सिग्नल्स को पहले अंडरस्टैंड करें कि सिग्नल्स होते किस किस्म के हैं, इनकी क्लासिफिकेशन क्या है, इसको हम एनालाइज कैसे करते हैं, और किस तरह की सेट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है दैट कैन बी टर्म्ड एज सिग्नल्स. So by definition, a signal is a set of information or data. So anything that carries information or data can be termed as a signal. अब मेरी जो वॉइस है, मैं अब अगर आपसे बात कर रहा हूँ, तो जो मेरे अल्फाज हैं, ये जो कंटेंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, दिस इज समथिंग विच कैरीज इंफॉर्मेशन. सो ये जो मेरी आवाज है, ये क्या है? ये एक सिग्नल है दैट कैरीज अ सर्टेन सेट ऑफ इंफॉर्मेशन जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ इस वक्त. और जब हम डाटा की बात करते हैं, डाटा इससे मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल मैं अगर एक इमेज किसी से शेयर कर रहा हूँ, तो वो जो इमेज का कंटेंट है वो इन द फॉर्म ऑफ डाटा, यानी आप पैकेट्स की फॉर्म में भी इस डाटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं. और इसकी एग्जांपल क्या है आपके पास? एग्जाम्पल है आपके पास अ टेलीफोन और अ टेलीविजन सिग्नल. जो आप फोन यूज करते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए, दैट उसमें जो सिग्नल या जो वॉइस गुजर रही होती है, दैट इज ऑल्सो अ सिग्नल. जो टेलीविजन के सिग्नल्स हैं, जो कि आपको एक वीडियो आपकी पिक्चर स्क्रीन के ऊपर नजर आती है, टीवी स्क्रीन के ऊपर नजर आती है, दैट इज ऑल्सो अ टेलीविजन सिग्नल. फिर हमारे पास एक एग्जाम्पल है मंथली सेल्स ऑफ अ कॉर्पोरेशन. तो अब आपने अगर फॉर एग्जाम्पल किसी एक कॉर्पोरेशन में देखा हो, तो अगर वो एक फॉर एग्जाम्पल एक चार्ट आपको दिखा रहे हैं, वो आपको कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास दिस इज जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, और हमारे पास इस साइड पे सेल्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल PKR. तो वो जो एक ग्राफ आपको ऐसे नजर आ रहा है, इट्स गोइंग लाइक दिस. अब ये क्या चीज है? दिस इज ऑल्सो अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, कि इस ग्राफ को देख के मुझे पता चल रहा है कि यार जनवरी में हमारी इतनी सेल हुई, फरवरी में इतनी सेल हुई, मार्च में इतनी हुई, अप्रैल में इतनी हुई, मई में इतनी हुई. हमें एक ट्रेंड नजर आ रहा है जो कि हमारी कॉर्पोरेशन की मंथली सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ये जो डाटा है, दिस इज ऑल्सो अ सिग्नल, क्योंकि इस ट्रेंड को देख के आप कुछ डिसीजन ले सकते हैं, कोई एक चीज इन्फर कर सकते हैं. कि मिसाल के तौर पे इसको देख के मुझे लग रहा है कि यार ये जैसे जैसे महीने गुजर रहे हैं हमारी सेल डिक्लाइन हो रही है. वी कैन सी द ट्रेंड लाइक दिस. अब ये एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन मुझे मिल गई जिसकी बेसिस पे मैं अपने अगले आने वाले महीनों के लिए कोई डिसीजन लूंगा. इट इज सेम लाइक कि अगर मैं आपको एक वर्बल इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, तो मैं आपको एक खास इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहा हूँ. उस इंफॉर्मेशन को एक्वायर करके आप कोई डिसीजन लेंगे या कोई भी उसके ऊपर एक रिएक्शन देंगे. तो मंथली सेल्स ऑफ अ कॉर्पोरेशन ऑल्सो इज अ सेट ऑफ डाटा जिसको यूज करके यू कैन मेक सर्टेन डिसीजंस. फिर आपके पास एक एग्जांपल है डेली क्लोजिंग प्राइस ऑफ अ स्टॉक मार्केट. अगर आप कराची स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे भी जाएं, वहां पे आपको हर शेयर की एक इस तरह की कर्व नजर आ रही होगी. इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, कि वक्त के साथ साथ ये शेयर की जो प्राइस है, एंड दिस इज से प्राइस, तो जो इस शेयर की प्राइस है वो किस तरह डेविएट कर रही है. तो लोग उस डेविएशन को देख के भी अंदाजा लगा लेते हैं कि यार ये जो शेयर है, ये इसकी प्राइस नीचे जा रही है या ऊपर जा रही है, तो क्या ट्रेंड है कि ये प्राइस आगे बढ़ेगी. सो दे डू ऑल दैट काइंड ऑफ अ प्रेडिक्शन टू एक्चुअली सी वेदर दे नीड टू इन्वेस्ट इन दैट स्टॉक और नॉट. सो इस तरह का भी जो डाटा है, दिस इज एक्चुअली अ सिग्नल जो कि आपको एक सर्टेन सेट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है. So signal is a function of a dependent variable against an independent one. तो अगर हम डिफाइन करें कि सिग्नल किस तरह डिफाइन होता है, तो इफ यू लुक क्लोजली, आपके पास ये सेल्स हैं या आपके पास स्टॉक की प्राइस है. ये सेल की जो प्राइस है ये वेरी कर रही है विद रिस्पेक्ट टू एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि हमारे केस में क्या है? टाइम है. तो जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है, मेरी सेल्स की वैल्यू वेरी कर रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम. इसी तरह प्राइस जब आप किसी शेयर की देख रहे हैं, तो जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, शेयर की प्राइस जो है इट इज वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो जब भी हम इस तरह के एक सिग्नल को डिफाइन करते हैं, तो हम हमेशा ये कहते हैं कि जो ये सिग्नल है, ये एक फंक्शन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल है. डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? वो मेरी प्राइस है या वो मेरी सेल्स है. क्यों? क्योंकि प्राइस की वैल्यू डिपेंड कर रही है किस चीज के ऊपर?
टाइम के ऊपर, कि जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है प्राइस की वैल्यू चेंज हो रही है। सो प्राइस और सेल्स ये हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल है। सो इट्स अ फंक्शन ऑफ अ डिपेंडेंट वेरिएबल अगेंस्ट एन इंडिपेंडेंट वन। तो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, वो टाइम है। और हम अपने कोर्स में सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल देखेंगे और वो टाइम ही होगा। यानी ये सिग्नल आपका एक ऑडियो सिग्नल भी हो सकता है, मिसाल के तौर पे दिस इज टाइम और दिस इज एम्पलीट्यूड। तो मेरे पास वॉइस के केस में फॉर एग्जांपल इस तरह का एक सिग्नल जो है वो हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये मेरी वॉइस का सिग्नल है और हम देख रहे हैं कि वॉइस का जो एम्पलीट्यूड है इट इज वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस केस में मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, वो एम्पलीट्यूड है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम है। तो हम इस कोर्स के अंदर जितने भी सिग्नल्स देखेंगे वो सारी इस तरह के होंगे कि जिसके अंदर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमेशा टाइम ही होगा। जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो वोल्टेज भी हो सकता है, वो पावर भी हो सकती है, वो एनर्जी भी हो सकती है। तो यहाँ पे तो मुझे डिफाइन करनी है कि भाई कौन किस किस्म की इंफॉर्मेशन को मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जितने भी आपके पास वेरिएबल्स वाई एक्सिस पे होंगे दे आर ऑल डिपेंडेंट वेरिएबल्स, और जो आपके एक्स एक्सिस पे जो वेरिएबल है वो हमेशा हम टाइम ही लेंगे फॉर एनी काइंड ऑफ सिग्नल, तो दैट इज अ इंडिपेंडेंट वन। So we deal exclusively with signals that are function of time. तो इस पूरे कोर्स में हम सिर्फ उस किस्म के सिग्नल्स को देखेंगे which are function of time. इसके अलावा और किसी सिग्नल को हम डिस्कस नहीं करेंगे, ख्वाह वो ऑडियो हो, ख्वाह वो वॉइस हो, स्पीच हो, ख्वाह वो फॉर एग्जांपल जैसे ये आपके पास एक डाटा दिया हुआ है प्राइसेस का या सेल्स का, तो any kind of data which is a function of time we will deal with that particular kind of signal in this course. So आज हम will try to cover some of these classifications, और बाकी जो बच जाएंगे we will do it in the upcoming class. So अगली जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं that is about classification of signals. हमने signals को define तो कर लिया, but now we need to see how we actually need to classify the signals, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जो signals की जो मुख्तलिफ types हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन सर्टन क्राइटेरिया हम उस सिग्नल को कैटेगराइज कर दें मुख्तलिफ क्लासिफिकेशंस में। क्लासिफिकेशन में डिफाइन करने का हमें फायदा ये होता है कि हम चीज़ों को सेग्रीगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक किस्म के सिग्नल्स को हम एक क्लासिफिकेशन में डाल दें, किसी और एक पर्टिकुलर पैरामीटर के हिसाब से या पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से जो एक सिग्नल है हम उसको किसी दूसरी क्लासिफिकेशन में डाल सकते हैं। आप इसकी छोटी सी मिसाल ऐसे ले सकते हैं कि अगर आपकी क्लास में अगर से 100 स्टूडेंट्स हैं, तो एक क्लासिफिकेशन में ये कर सकता हूँ कि जो आपके ज़ोडिएक साइंस हैं, पाइसेस है, जेमिनी है, एरीज है, मैं उनकी बेसिस पे आपकी क्लास की सेग्रीगेशन कर सकता हूँ। तो मैं कहता हूँ ओके जी एरीज जो है वो एक साइड पे हो जाएं, पाइसेस वाले एक साइड पे हो जाएं, जेमिनी एक साइड पे हो जाएं, टॉरस एक साइड पे हो जाएं। तो मैंने क्या किया, क्लास को क्लासिफाई कर दिया इन टर्म्स ऑफ ज़ोडिएक साइंस। तो अगर कोई और एक सिग्नल आता है या इस केस में एक स्टूडेंट आता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उस स्टूडेंट से पूछूंगा यार आपका ज़ोडिएक साइन क्या है, वो कहेगा फॉर एग्जांपल एरीज है, तो मैं उसको क्लासिफाई कर दूंगा कि गो एंड स्टैंड विद द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हु आर एरीज। तो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स की जो चीजें होंगी हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं इन ए डिफरेंट क्लास। और इसका फायदा ये हो जाता है कि जब हम सिग्नल को एनालाइज कर रहे होते हैं तो हम उस सिग्नल की इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को टेस्ट करते हैं। कि मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक हमारे पास एक सिग्नल है, हम डिस्कस करेंगे ये सारे पैरामीटर्स क्या क्या हैं, लेकिन एज एन एग्जांपल इस चीज को हम ऐसे देखते हैं कि अगर एक सिग्नल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उन कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हम टेस्ट कर लें तो हम उस सिग्नल को क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये किस किस्म का सिग्नल है। सो बाय डूइंग सो हमें एक सर्टेन सेट ऑफ इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि ये सिग्नल किस किस्म का है और इसमें किस किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो एग्जिस्ट कर रही होगी। सो दैट इज द पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स। सो जो पहली क्लासिफिकेशन है जिसमें हम सिग्नल्स को डिवाइड कर सकते हैं वो है कि सिग्नल कैन बी कंटिन्यूअस टाइम एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स। अगर एक सिग्नल है वो कंटिन्यूअस टाइम भी हो सकता है, मींस के टाइम डोमेन में उसकी सारी वैल्यूज कंटिन्यूअस है, देयर इज नो यू कैन से डिस्क्रीट वैल्यू इन दैट। और जो सिग्नल है वो डिस्क्रीट टाइम भी हो सकता है कि वो सिग्नल, अभी आगे इसके एग्जांपल्स हम देखेंगे इन ग्राफिकली भी एज वेल। सो वी कैन क्लासिफाई अ सिग्नल्स वेदर इट इज कंटिन्यूअस टाइम और इट इज डिस्क्रीट इन टाइम। फिर हम सिग्नल्स को डिवाइड कर सकते हैं कि ये सिग्नल एनालॉग है या ये डिजिटल है।
फिर हम सिग्नल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं कि क्या ये एक पीरियोडिक सिग्नल है या ये एक एपीरियोडिक सिग्नल है, और इन सारी चीजों के लिए हमारे पास कुछ टेस्ट अवेलेबल है। कुछ का तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि अगर एक एनालॉग सिग्नल है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, एक डिजिटल सिग्नल है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एक सिग्नल ड्रॉ करता हूँ, मैं आपको कहता हूँ अच्छा बताएं ये सिग्नल जो है ये कौन सा सिग्नल है, तो बाय द लुक ऑफ इट आप स्ट्रेट अवे कहेंगे ये एक डिजिटल सिग्नल है। तो मैं आपसे पूछूंगा आपने कैसे जज किया कि ये डिजिटल सिग्नल है, आप कहेंगे कि इसकी फाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज हैं और वो सिर्फ 0 और से 1 के बीच में सिग्नल वेरी कर रहा है, ठीक है। तो बाय लुकिंग एट सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ इट आप कहेंगे ये एक डिजिटल सिग्नल है। और यही अगर मैं सिग्नल ड्रॉ करूं, इसको मैं ऐसे करके ड्रॉ कर देता हूं, तो आप कहेंगे कि चूंकि इसके जो y एक्सिस पे जो वैल्यूज हैं वो इनफाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज में से है, कोई भी वैल्यू ये ले सकता है, तो दैट इज व्हाई इट इज एन एनालॉग सिग्नल। So there are certain tests that you can do to actually see what classification that particular signal actually से वो belong कर रहा है। और इसी तरह अगर periodic है या aperiodic है तो by the name अगर वो periodic है तो आपको पता होगा कि वो सिग्नल अपने आप को रिपीट कर रहा होगा, दिस इज अ periodic सिग्नल। तो सिग्नल अगर रिपीट कर रहा है अपने आप को तो वो periodic है, अगर वो रिपीट नहीं कर रहा तो वो aperiodic है। इसी तरह कुछ सिग्नल्स हैं जो कि एनर्जी सिग्नल्स होते हैं, कुछ सिग्नल्स जो होते हैं वो पावर सिग्नल्स होते हैं। हम इनको भी टेस्ट कर सकते हैं कि कौन सा सिग्नल क्या रिक्वायरमेंट फुलफिल करे तो वो एक एनर्जी सिग्नल है, और कौन सा सिग्नल है जो वो सर्टेन रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करे तो वो एक पावर सिग्नल है। इसी तरह आपके पास एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक क्लासिफिकेशन है दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल्स, और एक है प्रोबेबिलिस्टिक सिग्नल्स। इसको भी हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा सिग्नल क्या चीज सेटिस्फाई करे, तो वो एक डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल होगा या फिर वो प्रोबेबिलिस्टिक सिग्नल होगा। और कुछ और क्लासिफिकेशन भी हो सकती है, मिसाल के तौर पे एक सिग्नल इवन सिग्नल भी हो सकता है, ऑड सिग्नल भी हो सकता है, एक सिग्नल वन डायमेंशनल भी हो सकता है, मल्टी डायमेंशनल भी हो सकता है। तो दीज आर वेरियस सेट ऑफ क्लासिफिकेशंस जो कोई भी एक सिग्नल किसमें लाई कर सकता है, और बाय परफॉर्मिंग दी सर्टेन टेस्ट्स हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये सिग्नल पीरियोडिक है या क्या है। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वो ये कि एक सिग्नल मल्टीपल क्लासिफिकेशंस में भी आ सकता है, कि एक सिग्नल पीरियोडिक भी हो सकता है और पावर भी हो सकता है, ठीक है, या एक सिग्नल जो है वो एपीरियोडिक भी हो सकता है, एनर्जी भी हो सकता है और डिजिटल भी हो सकता है फॉर एग्जांपल। तो मल्टीपल, और ये हम आगे जाके कुछ एग्जांपल भी देखेंगे कि कुछ सिग्नल जो है वो मल्टीपल क्लासिफिकेशंस के अंदर भी लाई कर सकते हैं, और हम वो क्लासिफिकेशन कैसे डिटरमिन करते हैं, बाय परफॉर्मिंग सर्टेन सेट ऑफ टेस्ट्स, और वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह वन बाय वन। Let's talk about the first class, which is continuous time and discrete time signals. So how we can actually define a signal जो कि एक continuous time signal है या वो एक discrete time signal है। तो हमने टेस्ट क्या करना है, बेसिकली a signal that is specified for every value of time. So time की हर इंस्टेंट पे उसकी कोई ना कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर रही हो तो वो एक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है। सो अगर आप यहाँ पे एक एग्जांपल देखें, ये जो मेरा एक्स एक्सिस है ये उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस टी की आप कोई वैल्यू उठा लें तो आपको उस एक इंस्टेंट के ऊपर उस फंक्शन की एक वैल्यू मिल रही होगी। मिसाल के तौर पे इस इंस्टेंट पे ये वैल्यू है इस फंक्शन की, इस इंस्टेंट पे ये फंक्शन की वैल्यू है, इस इंस्टेंस पे ये वैल्यू है। सो इस तरह के जो सिग्नल्स हैं दे आर नोन एज कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल्स। So as the name suggests, continuous time. So for every time you will have the value of that signal. So that is called a continuous time signal. तो अगर आपको मैं एक सिग्नल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये g of t एक सिग्नल मैं आपको देता हूँ, और मैं आपसे पूछता हूँ कि ये सिग्नल किस क्लासिफिकेशन में आता है, तो बाय द लुक ऑफ इट यू कैन से इट इज ए कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, ठीक है। फिर आपके पास दूसरा केस है दैट अ सिग्नल इज स्पेसिफाइड ओनली एट डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ टाइम। डिस्क्रीट वैल्यू का मतलब है नॉट कंटिन्यूअस बट एट सर्टेन पॉइंट्स, इस पॉइंट पे वैल्यू है अवेलेबल, इस पॉइंट पे अवेलेबल है, इस पॉइंट पे अवेलेबल है। आपके पास जो फंक्शन की वैल्यू है वो सिर्फ इन डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ टाइम पे वैल्यू आपको अवेलेबल है, बाकी इन इंस्टेंसेस पे यू डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन। सो दीज काइंड ऑफ सिग्नल्स आर नोन एज डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स, कि वो टाइम की डिस्क्रीट वैल्यूज के ऊपर अपनी कोई एक वैल्यू रखते हैं बट अदरवाइज उस फंक्शन की कोई वैल्यू नहीं है। So ये दो टेस्ट परफॉर्म करके you can see whether the function is a continuous time signal or a discrete time signal. इसी तरह a discrete time signal can be obtained by sampling
अ कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल। तो अगर मैं यहां से देखूं ये जो सिग्नल है ये मैंने कैसे अचीव किया है, बाय टेकिंग सैंपल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सिग्नल। तो अगर आप गौर से देखें ये जो आपके पास पैटर्न आ रहा है ये इसी सैम्पलिंग का नतीजा है कि मैं इस कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को अगर मैं सैंपल कर लूं एट दिस इंस्टेंट, एट दिस इंस्टेंट, इस इंस्टेंट, एक खास इंटरवल के बाद मैं इसको सैंपल कर रहा हूं, तो आप देखेंगे कि वो यही शेप बन रही है। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल से मैंने एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल जनरेट करना है, तो हाउ कैन आई डू दैट? सो आई कैन डू इट बाय यूजिंग सैम्पलिंग। एक खास इंटरवल के बाद आप अपना सैंपल की वैल्यू लेते जाएं, तो आप अपने कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट कर देंगे। So in some cases it is possible to undo the sampling operation. अब ये तो आपने काम कर दिया कि कंटिन्यूअस टाइम से आपने डिस्क्रीट टाइम सिग्नल जो है वो आपने जनरेट कर दिया है, लेकिन इज इट पॉसिबल कि आपके पास अगर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है तो आप उससे कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल जो है वो आप दोबारा जनरेट कर लें? सो इट इज पॉसिबल कि ये आप सैम्पलिंग का प्रोसेस अंडू करें, लेकिन इसके लिए एक रिक्वायरमेंट है दैट नीड्स टू बी फुलफिल्ड। अगर वो कंडीशन फुलफिल्ड होगी ओनली देन इट इज पॉसिबल कि आप डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में से कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल दोबारा जनरेट कर लें। अगर वो कंडीशन मीट नहीं होगी तो यू कैन नॉट एक्चुअली डू दैट। So in some cases it is possible to undo the sampling operation, that is it is possible to get back the continuous time signal from the discrete time signals. तो बता सकता है ये हम कैसे कर सकते हैं, या फॉर एग्जांपल वो रिक्वायरमेंट क्या है जो फुलफिल हुई भी हो तो ये काम हो सकता है डिस्क्रीट टाइम से कंटिन्यूअस टाइम? कैन एनीवन टेल मी? आप लोग ऑनलाइन हैं या? सर अगर बहुत ज्यादा ऑनलाइन है सर। रिपीटेटिव मतलब सिग्नल अगर ना हो, सैंपल क्या हो? सॉरी, मसलन अगर वो सर अगर उसका पैटर्न रिपीट अगर हो रहा हो कुछ सैम्पलिंग टाइम टाइम बाद, कम हो, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या वैल्यूज हो सकती हैं। सैम्पलिंग टाइम कब कम होगा? फ्रीक्वेंसी बढ़ा दे, सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी मतलब कि ज्यादा नंबर ऑफ सैंपल्स ले लें काफी। यानी कि आपकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी जो है इट शुड बी हाई इनफ, यस सर। या फिर सैम्पलिंग इंटरवल यस शुड बी बिल्कुल लो इनफ। ठीक है, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी हाई हो या सैम्पलिंग इंटरवल जो है वो कम हो, क्योंकि ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। सो fs इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ts। तो मिनिमम fs कितना होना चाहिए? 2 times FM. 2 Exactly. Sampling क्या होता frequency है? must be greater than equal to twice the maximum frequency. मेरा 2 लेक्चर का बैक हाफ एन आवर करिए। ओके, सो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी जो है मिनिमम जो है इट शुड बी ट्वाइस द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ योर सिग्नल। ठीक है, तो अगर आपने ये जो सैम्पलिंग की थी, ये जिसको हमने हाईलाइट किया हुआ है, ये जो सैम्पलिंग का प्रोसेस किया है जिससे आपने कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट किया है, अगर ये सैम्पलिंग इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है तब आप डिस्क्रीट टाइम सिग्नल से कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल दोबारा वापस जनरेट कर सकते हैं। और इंशाल्लाह जब हम चैप्टर नंबर 6 डिस्कस करेंगे जिसके अंदर हम सैम्पलिंग को डिस्कस करेंगे, उसके अंदर हम देखेंगे कि अगर ये कंडीशन मीट नहीं करती कि सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी अगर 2f मैक्स से कम है, तो आप देखेंगे कि आप उस सिग्नल को दोबारा रिकवर कर ही नहीं सकते। वी विल सी दैट इन मैथमेटिकल फॉर्म एज वेल। सो हमारे लिए जो रिक्वायरमेंट है वो सैम्पलिंग थ्योरम है जो हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि fs शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2f max. So sampling theorem states that if the highest frequency in the signal जो कि f max की वैल्यू है और उसने इसको b कह दिया है, ठीक है, कि जो मैक्सिमम सिग्नल फ्रीक्वेंसी है एक सिग्नल की वो b है, तो the signal can be reconstructed from its sample taken at a rate not less than 2b samples per second. तो अगर आपके पास fs जो सैंपल लिए हुए हैं इफ इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2b, तो आप उस सिग्नल को दोबारा सैंपल से जनरेट कर सकते हैं। तो जिस तरह ये मैंने आपको पीछे ये फिगर दिखाई कि ये कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल से ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल निकला है, और ये जो सैंपल हम ले रहे हैं ये सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी फॉर एग्जांपल 2f मैक्स के बराबर है, या फिर इसको मैं 2b कह देता हूं। तो इस सिग्नल के अंदर जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है
वो फॉर एग्जांपल बी है, तो अगर सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी 2b के बराबर है तो मैं इस डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में से ये कंटिन्यूस टाइम सिग्नल दोबारा जनरेट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आ जाती है जो आप लोगों ने, मैं अभी एक दफा बताऊंगा एंड आई विल जस्ट रेफर टू इट आफ्टरवर्ड्स। जब भी हम बेस बैंड सिग्नल की बात करते हैं, बेस बैंड सिग्नल से क्या मुराद है? जो आपका मैसेज सिग्नल है, जो मैंने आपको पहले भी बात बताई हुई है। मैसेज सिग्नल को बेस बैंड सिग्नल भी कहते हैं, एक और वर्ड भी मैंने आपको बताया था, किसी को याद है? सर जब कैरियर सिग्नल के बारे में बता रहे थे जी, जो आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होता है विद ING, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो होता है ये भी आपका मैसेज सिग्नल होता है, ठीक है। सो मैसेज सिग्नल हो, बेस बैंड सिग्नल हो या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हो, ये वो सिग्नल है जो कि आपकी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन कैरिंग सिग्नल है जिसको आपने ट्रांसमिट करना है। तो जितने भी ओरिजिनल बेस बैंड सिग्नल होते हैं या मैसेज सिग्नल होते हैं, अगर आप उनका स्पेक्ट्रम देखेंगे तो वो स्पेक्ट्रम हमेशा 0 के क्रॉस सेंटर्ड होते हैं, तो उसकी शेप समथिंग इस तरह की होगी। ये मैं फ्रीक्वेंसी डोमेन बना रहा हूं, मैसेज सिग्नल इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, तो दिस इज F। तो जितने भी बेस बैंड सिग्नल होंगे दे विल ऑलवेज बी सेंटर्ड एट 0 और उसकी एक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होगा जिसको हम B कहेंगे। कोई भी ऑडियो, कोई भी आप सिग्नल ले लें, उसकी शेप इस तरह की होगी। अगर एग्जैक्टली इस तरह नहीं भी होगी तो मिसाल के तौर पे वो इस तरह करके हो जाएगी, 0 है फॉर एग्जांपल, ऐसे करके फॉर एग्जांपल, और ये उसका एग्जैक्ट रेप्लिका होता है ऑन दिस साइड। तो जो भी शेप है आपके स्पेक्ट्रा की, वो एक खास पॉइंट पे जाके खत्म हो रहा होगा एंड दिस पॉइंट विल बी टर्म्ड एज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो कि उस सिग्नल के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब भी बेस बैंड सिग्नल की बात होगी, यू शुड नो कि ये सिग्नल जो है ये 0 के क्रॉस सेंटर्ड है, यानी इसका स्पेक्ट्रा, और जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इसके अंदर आ रही है उसको हम B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आगे हम इस कॉन्सेप्ट को फर्दर आगे देखेंगे कि जब सिग्नल मॉड्यूलेट हो जाता है तो फिर उसका स्पेक्ट्रा कैसे चेंज होता है, फिर उसकी वो कहाँ पे सेंटर्ड होता है और उसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कहाँ पे होता है, ये चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आप लोगों को ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि जितने भी आपके मैसेज सिग्नल्स हैं, बेस बैंड सिग्नल हैं या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, उसका स्पेक्ट्रा इस तरह का होगा कि वो सेंटर्ड होगा 0 पे, और ये जो आपके पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है वो उसका B है, और ये पॉइंट जो है ये -B को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। दिस इज हाउ यू प्रेजेंट दिस। और ये जो आपके पास स्पेक्ट्रा है, ये नेगेटिव साइड वाला, ये सर जहाँ एग्जैक्टली पे कर्व y एक्सिस को कट कर रहा है वहाँ पे क्या होगा? ये जी जो सर, पॉइंट है, इस पॉइंट की जो जी बात सर। कर रहे हैं, ये वैल्यू जो भी इसकी पावर है, ठीक है, आप इसको कुछ भी फिलहाल कहते हैं। ये जब भी हम एक सिग्नल की एग्जांपल देखेंगे ना, हम देखेंगे कि इस सिग्नल की वैल्यू या इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, क्योंकि स्पेक्ट्रा जो इस तरह का होता है ना आपके पास, अगर तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, कैन यू कैन सी दिस, 0 पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम है, तो इट विल टेल यू कि व्हाट दिस मैक्सिमम वैल्यू इज। ये जब हम एग्जांपल देखेंगे ना, फिर आपको समझ आ जाएगी कि यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या बन रही है। लेकिन अभी जो दो बातें मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि नंबर 1, बेस बैंड सिग्नल या मैसेज सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल्स वो 0 के क्रॉस सेंटर्ड होता है, ठीक है, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट उसका B है, ठीक है, जो यहाँ पे हम शो कर रहे हैं। और ये जो नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज हैं, ये एग्जैक्टली ये जो स्पेक्ट्रा इस साइड वाला, ये एग्जैक्ट रेप्लिका होता है आपके इस वाले का। तो जो भी शेप इस तरफ है, एग्जैक्ट उसका मिरर इमेज आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। तो दिस इज हाउ यू विजुअलाइज एनी बेस बैंड सिग्नल इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर मैं कहता हूं कि बेस बैंड सिग्नल की बैंडविड्थ कितनी है, ठीक है, मैं कहता हूं इस सिग्नल की बैंडविड्थ कितनी है, तो एक चीज आप लोग हमेशा अपने दिमाग में बिठा लें कि जो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो बैंडविड्थ को कैलकुलेट करने में यूज होती है। तो अगर मैं इस स्पेक्ट्रा को देखूं तो इसमें पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज कहां से लेके कहां तक हैं? 0 से B। 0 से B तक। तो जो मैसेज सिग्नल है, अगर मैं इसकी विड्थ निकालूं, 0 से B के बीच में कितना डिस्टेंस है? B का है। B, वो आप कैसे निकालते हो? जो हायर फ्रीक्वेंसी है उसमें से लोअर फ्रीक्वेंसी माइनस कर दो तो आपको टोटल विड्थ पता चल जाएगी। तो आपने हायर फ्रीक्वेंसी B है
लोअर फ्रीक्वेंसी 0 है, तो आपने बी में से 0 को माइनस किया, ये बी आपकी विड्थ आ गई। तो अगर मैं कहूं कि ये जो मैसेज सिग्नल है इसकी बैंडविड्थ कितनी है, तो आप इसके स्पेक्ट्रा में देखें कि पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज कहां से लेके कहां तक है। तो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज मुझे नजर आ रही है कि 0 से लेके बी तक की जो फ्रीक्वेंसी है ये पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज हैं। और इसकी विड्थ कैसे निकालेंगे, हायर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी, जो विड्थ निकलेगी वो मेरी सिग्नल की बैंडविड्थ होगी। और इस चीज से हम जो इंपॉर्टेंट चीज अखज़ कर रहे हैं वो ये कि आपके पास जो बेस बैंड सिग्नल होता है उसकी बैंडविड्थ जो है वो वही वैल्यू होती है जो उसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट की वैल्यू है। बात समझ आ रही है आपको? यस सर। यानी इस स्पेक्ट्रा के अंदर जो बी की वैल्यू है, मैं कहता हूं बी जो है उसकी वैल्यू है 1 किलोहर्ट्ज। तो ये जो सिग्नल है ये 0 से लेके 1 किलोहर्ट्ज तक इसकी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इसका क्या है, वो है 1 किलोहर्ट्ज। दिस इज एफ मैक्स। और मैं अगर कहता हूं कि इस मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ कितनी है, वो हमें पता चल गया कि वो b माइनस 0 होगा, तो वो b ही निकल रहा है। तो इस चीज से हम जो चीज अखज़ करेंगे वो ये कि बेस बैंड सिग्नल की जो बैंडविड्थ होती है वो उसके एफ मैक्स के बराबर होती है। ठीक है। तो अगर मैं आपको कहता हूं कि एक बेस बैंड सिग्नल है उसके अंदर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो है वो है 10 किलोहर्ट्ज, तो मुझे बताएं व्हाट इज द बैंडविड्थ ऑफ दिस सिग्नल। तो बैंडविड्थ कितनी होगी, 10 किलोहर्ट्ज। वही वैल्यू होगी जो एफ मैक्स की वैल्यू होगी, क्योंकि हमें पता है कि बेस बैंड सिग्नल के अंदर जो लोअर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होता है वो हमेशा 0 होता है। तो एफ मैक्स माइनस 0 करेंगे तो वो एफ मैक्स ही आएगा। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपने अपने दिमाग में रखना है। हम इस चीज को आगे एक्सटेंड करेंगे जब हम पास बैंड सिग्नल्स या मॉड्यूलेटेड सिग्नल की बात करेंगे। क्लियर सबको? अगर किसी को बात समझ नहीं है तो अभी पूछ ले। चलो गुड। सो आगे चलते हैं अब। अनदर क्लासिफिकेशन इज एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स। अब ये जो एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स हैं ये कंटिन्यूअस टाइम और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स की आगे फर्दर एक्सटेंशन है। अब लेकिन जरूरी नहीं है कि एक कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल एनालॉग हो और एनालॉग जो है वो कंटिन्यूअस टाइम हो। इट्स नॉट नेसेसरीली ट्रू। एक सिग्नल डिस्क्रीट हो सकता है, एक सिग्नल डिजिटल हो सकता है। यानी एक डिजिटल सिग्नल डिस्क्रीट हो सकता है लेकिन नॉट ऑल डिस्क्रीट सिग्नल्स आर डिजिटल, ये पॉसिबल नहीं है। इसी तरह जितने एनालॉग सिग्नल्स हैं वो कंटिन्यूअस टाइम तो होते हैं लेकिन तमाम कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल्स एनालॉग नहीं होते। ठीक है, इसलिए हम इनको डिफरेंट क्लासिफिकेशंस में हम डिफाइन करते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर एक सिग्नल एनालॉग है वो कंटिन्यूअस टाइम लाजमी होगा। ठीक है, और इसी तरह आपके पास एक सिग्नल जो है वो अगर डिजिटल है फॉर एग्जांपल तो वो कंटिन्यूअस टाइम भी हो सकता है। और एक एनालॉग सिग्नल जो है वो आपका डिस्क्रीट टाइम भी हो सकता है। अब हम इसकी एग्जांपल देखेंगे आगे। तो अब हम किसी भी जब एक सिग्नल को विजुअलाइज करते हैं हम उनके उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को टेस्ट करते हैं, उनकी बेसिस पे हम बताएंगे कि क्या ये सिग्नल एनालॉग है और कंटिन्यूअस टाइम है, या एनालॉग है या डिस्क्रीट टाइम है, या डिजिटल है तो डिस्क्रीट टाइम है, या डिजिटल है तो कंटिन्यूअस टाइम है। तो मेरे पास जो ऑप्शन आ जाते हैं वो आ जाता है कि एक सिग्नल अगर एनालॉग है तो वो कंटिन्यूअस टाइम भी हो सकता है, वो डिस्क्रीट टाइम भी हो सकता है। और एक डिजिटल सिग्नल जो है वो भी कंटिन्यूअस टाइम हो सकता है और डिस्क्रीट टाइम हो सकता है। ठीक है, अब हम कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट दैट। सो अ सिग्नल whose amplitude can take on any value in a continuous range is an analog signal। अब एनालॉग सिग्नल की जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि अब अपने एम्पलीट्यूड में देखना है कि उस सिग्नल की वैल्यूज क्या वो डिस्क्रीट हैं या वो कंटिन्यूअस हैं। ठीक है, तो अब मैं अगर फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल ए देखता हूं। अब ये जो जी ऑफ टी का फंक्शन है ये अब नजर आ रहा है कि ये फंक्शन इस तरह डिफाइन हुआ है। तो अगर मैं एम्पलीट्यूड में इसकी वैल्यू देखूं तो वी कैन सी कि इसकी वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। इसमें कोई 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 आपके पास इंटरप्शन नहीं है, कोई आपके पास कहीं वैल्यू डिस्क्रीट नहीं हो रही। और इस ये एम्पलीट्यूड की वैल्यू को देख के मैं कह सकता हूं कि ये एक एनालॉग सिग्नल है।
अब मैं जब y एक्सिस सॉरी x एक्सिस को देखता हूं तो x एक्सिस पे इस फंक्शन की वैल्यू कंटिन्यूस है या डिस्क्रीट है? कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस है। तो ये एनालॉग सिग्नल एक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है, ठीक है। अब इसके मुकाबले में, ठीक है, मैं इस सिग्नल को देखता हूं c को, ठीक है। अब आप ये देखें कि y एक्सिस में मेरे पास कंटिन्यूस वैल्यूज चेंज हो रही हैं, ये नजर आ रहा है आपको? एक कंटिन्यूस तरीके से वैल्यूज आपकी चेंज हो रही हैं, लेकिन x एक्सिस में आपके पास डिस्क्रीट वैल्यूज हैं। तो ये सिग्नल भी मेरे पास एक एनालॉग सिग्नल है, लेकिन ये डिस्क्रीट टाइम है, ठीक है। अच्छा, so a signal whose amplitude can take a finite number of values it's a digital signal। तो जो डिजिटल सिग्नल की डेफिनेशन है वो क्या है कि आपके पास जो एम्पलीट्यूड है अब वो फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज खाली ले सकता है। तो अगर इसके मुकाबले में मैं एक ये सिग्नल देखता हूं g of t, तो मुझे नजर आ रहा है कि इसका जो एम्पलीट्यूड है वो एक फाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज में से कोई वैल्यू हो सकता है, यानी कि इसका एम्पलीट्यूड या ये हो सकता है या इसका एम्पलीट्यूड ये हो सकता है। these are only two possibilities that exist। इस केस में तो इनफाइनाइट वैल्यूज हैं, इस केस में फाइनाइट वैल्यूज हैं, इस ऑप्शन बी के केस में। तो जब आपके पास एम्पलीट्यूड के केस में फाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज होती है तो हम कहते हैं ये एक डिजिटल सिग्नल है। ये वैल्यूज 2 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 8 भी हो सकती हैं, यानी फाइनाइट नंबर होगा कोई भी। सर इवन नंबर होगा ना ये कोई? जी, इवन नंबर होगा ना? कोई भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। बाय डेफिनेशन क्या है कि एक फाइनाइट वैल्यू हो, 1 2 3 5 1 लाख, ठीक है तो वो फाइनाइट ही वैल्यू है, हम उस सिग्नल को डिजिटल ही कहेंगे। और अगर खाली 2 पॉसिबिलिटीज हैं तो वो बाइनरी हो जाएगा, जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि जो एक डिजिटल का एक स्पेशल केस है जहां पे हमारे पास सिर्फ 2 पॉसिबल वैल्यूज हैं, उसको कहते हैं हम बाइनरी सिग्नल। लेकिन अगर हमारे पास एक फाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज हैं जिसमें से वो एक वैल्यू होगी, दैट इज अ डिजिटल सिग्नल। अब जब एक सिग्नल डिजिटल डिफाइन हो गया, अब मैं जब इसके टाइम डोमेन को देखता हूं तो मेरे पास वैल्यूज डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस है? कंटिन्यूस कंटिन्यूस है। तो ये एक डिजिटल सिग्नल है इन एंड कंटिन्यूस टाइम। इसी तरह मैं इस ऑप्शन डी को अगर देखूं तो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि जो एम्पलीट्यूड है वो भी फाइनाइट है, तो ये एक डिजिटल सिग्नल है। और इसकी जो टाइम है वो डिस्क्रीट है, तो इट्स अ डिस्क्रीट टाइम डिजिटल सिग्नल। So by looking at certain characteristics of any signal, अगर एक सिग्नल टाइम में डिस्क्रीट है तो वो एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, अगर एक सिग्नल टाइम में कंटिन्यूस है तो वो एक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है, एक सिग्नल अगर एम्पलीट्यूड में कंटिन्यूस है तो वो एक एनालॉग सिग्नल है, एक सिग्नल अगर एम्पलीट्यूड में फाइनाइट है तो वो एक डिजिटल सिग्नल है। और बाय लुकिंग एट द टाइम एक्सेस वी कैन से कि ये क्या एक कंटिन्यूस टाइम एनालॉग है या डिस्क्रीट टाइम एनालॉग है, या कंटिन्यूस टाइम डिजिटल है या डिस्क्रीट टाइम डिजिटल है। सो वी कैन सी वन सिग्नल व्हिच कम्स इनटू 2 क्लासिफिकेशंस, कि ये डिजिटल भी है और डिस्क्रीट टाइम भी है। ओके, so the concept of analog and digital signal is different from the concept of continuous time and discrete time। यही बात वो यहाँ पे कर रहा है कि आपने कंफ्यूज नहीं होना कि जब आप एनालॉग सिग्नल की बात करें तो आप कहें कि ये कंटिन्यूस टाइम भी है। जरूरी नहीं है कि एक एनालॉग सिग्नल कंटिन्यूस टाइम भी हो, एक एनालॉग सिग्नल डिस्क्रीट टाइम भी हो सकता है। सो द कॉन्सेप्ट इज डिफरेंट इन बोथ केसेस। इसी तरह एक डिजिटल सिग्नल जो है जरूरी नहीं है कि वो डिस्क्रीट टाइम हो, वो कंटिन्यूस टाइम भी हो सकता है, जो हमने यहाँ पे ये एग्जांपल्स देख ली हैं। सो हमारे पास एग्जांपल क्या है कि वी कैन हैव अ डिजिटल एंड कंटिन्यूस टाइम सिग्नल और एनालॉग एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। हमारे पास ये पॉसिबिलिटीज भी हैं जो हम यहाँ पे ग्राफिकली देख रहे हैं। सो ये वो टेस्ट हैं जिनकी बेसिस पे आप किसी एक सिग्नल को क्लासिफाई कर सकते हैं कि क्या ये एक एनालॉग सिग्नल है, क्या ये एक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है, या ये एक डिजिटल सिग्नल है, या ये एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, बाय लुकिंग एट दी फाइनाइट और इनफाइनाइट वैल्यूज इन टाइम और एम्पलीट्यूड। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो हमारे पास है वो है कि सिग्नल पीरियोडिक है या अपीरियोडिक है। ठीक है, पीरियोडिक और अपीरियोडिक सिग्नल के केस में हमारे पास जो टेस्ट है वो बड़ा सिंपल सा है। हमें पता है पीरियोडिक सिग्नल्स कौन से होते हैं, वो सिग्नल्स जो अपने पीरियड के बाद दोबारा रिपीट होना शुरू हो जाए। यानी मेरे पास एक साइनोसाइडल है तो इसका एक पीरियड कितना होगा जिसमें ये कंप्लीट साइकिल अपनी पूरी कर लेता है, ये इसका एक टाइम पीरियड है।
यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज द पीरियड टी। तो टी के बाद ये क्या करेगा, ये अपने आप को फिर दोबारा रिपीट करेगा उसी तरह, और ये जो ड्यूरेशन है ये भी टी होगी, ठीक है। तो जो इस तरह के सिग्नल्स जो कि अपने आप को अपने पीरियड के बाद दोबारा रिपीट कर रहे होते हैं, हम उन सिग्नल्स को कहते हैं कि वो एक पीरियोडिक सिग्नल्स हैं। और हम उसको कैसे टेस्ट कर सकते हैं, उसका टेस्ट इस इक्वेशन से डिफाइंड है। कैसे? सो अ सिग्नल g of t is said to be periodic। ये जो सिग्नल मैंने फॉर एग्जांपल g of t बनाया है, ये एक पीरियोडिक सिग्नल है इफ फॉर सम पॉजिटिव कांस्टेंट t नॉट g of t is equal to g of t plus t नॉट। इसका मतलब क्या है कि ये जो g of t है, अगर ये g of t plus t नॉट के बराबर हो जाए फॉर ऑल t, तो ये एक पीरियोडिक सिग्नल है। इसका मतलब क्या है कि ये जो t नॉट है, दिस इज द पीरियड, ये जो t नॉट डिफाइन किया हुआ है। तो अगर मैं g of t को डिफाइन करूं और उसके अंदर एक डिले डाल दूं t नॉट का, तो मेरे पास क्या सिग्नल बनेगा? सो लुक, अगर मैं g of t को बनाऊं ऐसे, ठीक है, ये मेरा g of t है, और अगर इस g of t में मैं t नॉट का डिले डाल दूं, तो दिस इज t नॉट, यहां से लेके यहां तक, ठीक है, और यहां से आगे ये सिग्नल अब शुरू हो रहा है। तो अगर मैं इन दोनों सिग्नल्स को कंपेयर करूं, दोनों सिग्नल्स बोथ आर सेम, क्योंकि ये सिग्नल यहां से जो शुरू हो रहा है, तो मेरा g of t भी तो यहां से इस पॉइंट पे शुरू हो रहा है, तो ये शेप और ये शेप दोनों सेम है। तो इसका मतलब है कि g of t वही सिग्नल है कि अगर मैं g of t में एक t नॉट का डिले दे दूं, और वो t नॉट का डिले कितना है, वो उसके पीरियड के बराबर है। सो इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड कि इस t नॉट के बाद वही सिग्नल मेरे पास दोबारा आ रहा है जो कि g of t के केस में था, तो हम कहेंगे कि ये जो g of t है ये एक पीरियोडिक सिग्नल है। और इसका सबसे आसान तरीका क्या है चेक करने का, कि आप g of t लें, ठीक है, आपके पास g of t एक फंक्शन गिवन है, से cos of ओमेगा ct, एक फंक्शन दे दिया मैंने आपको। आप सिंपली क्या करें, g of t में t की जगह पुट कर दें t प्लस t नॉट। जब t की जगह t प्लस t नॉट पुट करेंगे, इट इज इक्वल टू cos of ओमेगा c t प्लस t नॉट। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं और वो दोबारा ओमेगा सी टी बन जाए, तो हम कहेंगे g of t और g of t प्लस t नॉट दोनों बराबर है। सिंपल एज दैट। मैं आपको कह दूंगा कि ये जो कॉस है, ये जो कॉस है, इसका पीरियड t नॉट जो है से 1 सेकेंड है फॉर एग्जांपल। अगर मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं, तो अगर मैं t की जगह t प्लस t नॉट पुट कर दूं, तो इसका मतलब फंक्शन में भी मैं t की जगह t प्लस t नॉट पुट कर दूंगा। सो बाय पुटिंग इन दैट पर्टिकुलर वैल्यू इन दिस, हमारे पास अगर दोबारा सिंप्लीफाई करने से cos ऑफ ओमेगा सी टी ही आ रहा है, तो मैं क्या कहूंगा कि g ऑफ t और g ऑफ t प्लस t नॉट दोनों सेम है। इसका मतलब है ये जो फंक्शन आपने दिया था g ऑफ t, इट इज ए पीरियोडिक फंक्शन। और ए पीरियोडिक की टेस्टिंग वो इससे भी ज्यादा आसान है, जो ये टेस्ट पास नहीं करेगा वो ए पीरियोडिक होगा। सिंपल एज दैट। तो अगर मैं आपको एक सिग्नल देता हूं और मैं आपको कहता हूं कि बताएं ये सिग्नल पीरियोडिक है या ए पीरियोडिक है, टेस्ट आपने यही करना है कि जो भी फंक्शन मैंने आपको g ऑफ t दिया है, उसमें t की जगह t प्लस t नॉट पुट कर दें। अगर आपके पास वही g ऑफ t आ जाएगा तो आप कहेंगे कि ये पीरियोडिक है, अगर नहीं आएगा तो आप कहेंगे ये पीरियोडिक है। सिंपल एज दैट। सो फेमस पीरियोडिक सिग्नल्स आपके पास कौन से हैं? एक साइन ओमेगा नॉट t, साइन का जो सिग्नल होता है वो पीरियोडिक है। कॉस जो है ये पीरियोडिक है। फिर जो एक्सपोनेंशियल्स आपके पास होते हैं, दे आर ऑल पीरियोडिक, क्योंकि एक्सपोनेंशियल जो होते हैं वो कॉस और साइन से मिलके बनते हैं। जब ये पीरियोडिक है तो इनके ऐड करने से भी जो सिग्नल जनरेट होगा वो भी पीरियोडिक होगा। तो जितने भी एक्सपोनेंशियल्स होते हैं, दे आर ऑल पीरियोडिक एज वेल। और इन तीनों एग्जांपल्स के अंदर जो ओमेगा नॉट है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो ओमेगा जो होता है ये 2 पाई f के बराबर होता है, और f किसके बराबर होता है? 1 ओवर t के। तो हम इसको 2 पाई बाय t भी लिख सकते हैं। तो वही बात ये कर रहा है कि अगर मैं इसको ओमेगा नॉट कह रहा हूं तो ये 2 पाई बाय t नॉट के बराबर होता है, वेयर t नॉट इज द पीरियड ऑफ दैट फंक्शन। तो ये आपको गिवन होगा कि मैं आपको एक फंक्शन देता हूँ साइन ओमेगा नॉट t, और मैं कहता हूँ इसका पीरियड t नॉट जो है वो इतना है फॉर एग्जांपल। तो आप मुझे बताएं कि ये पीरियोडिक है या नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल इस फंक्शन को टेस्ट करें, आपको पता चल जाएगा कि ये फंक्शन पीरियोडिक है या नहीं है। सो दिस इज अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल दैट इज टर्म्ड एज पीरियोडिक एंड अपीरियोडिक। ओके, सो यहाँ पे एक और आपके पास पीरियोडिक सिग्नल्स का अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो उससे आप कैसे चेक कर सकते हैं कि ये सिग्नल पीरियोडिक है या नहीं है। सो अ पीरियोडिक सिग्नल g of t can be generated by periodic extension of any segment of gt of duration t naught। तो अगर आप ग्राफिकली देखें तो आपके पास जो सिग्नल का एक पूरा चंक है
जो कि टी नॉट ड्यूरेशन का है, क्योंकि टी नॉट तो आपको गिवन होगा। आप किसी एक चंक पे उसका टी नॉट ड्यूरेशन उठाएं तो आपको पता चलेगा कि वो जो चंक है वो अपने आप को रिपीट कर रहा है, और या वो उसी चंक की एक्सटेंशन है बेसिकली। ये चंक यहाँ फॉलो हो रहा है, ये चंक यहाँ फॉलो हो रहा है। और इस चीज को आप इस तरह भी चेक कर सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि आप इसको यहां से देखें। मैं इस फंक्शन को यहां से देखना शुरू करता हूं और यहां तक देखता हूं, दिस इज 1t। अब मैं अगर देखूंगा तो बाकी भी जितने आपके पास चंक्स आ रहे हैं ये भी एग्जैक्टली वही हैं जो ये वाले हैं। इसको देख लें, ये भी वही है, इसको देख लें, ये भी वही है। सो एनी टी नॉट ड्यूरेशन का एक सेगमेंट लें, आपको पता चल जाएगा कि जो पूरा का पूरा आपके पास जो सिग्नल है वो उसकी पीरियोडिक एक्सटेंशन है, वही चंक आप बार बार रिपीट कर रहे हैं। सो बाय द लुक ऑफ इट यू कैन से कि दिस इज अ पीरियोडिक सिग्नल। ओके, फिर आपके पास एक क्लासिफिकेशन है दैट इज कॉल्ड एज एनर्जी एंड पावर सिग्नल्स। ठीक है, एक सिग्नल जो है वो एनर्जी सिग्नल भी हो सकता है और पावर सिग्नल भी हो सकता है। अब उसको हम टेस्ट कैसे करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि एनर्जी ऑफ अ सिग्नल वो किस तरह डिफाइन होती है। तो हमारे पास सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एनर्जी को डिफाइन करते हैं कि एनर्जी से मुराद क्या है। सो द सिग्नल एनर्जी, फॉर एग्जांपल एक फंक्शन एक सिग्नल है जिसको हम जी ऑफ टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस जी ऑफ टी की जो एनर्जी है उसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और चूंकि सिग्नल जी ऑफ टी है तो मैं यहाँ पे एक सबस्क्रिप्ट जी लिख देता हूँ, यानी कि ये सिग्नल जी की एनर्जी है। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, अगर तो सिग्नल आपका रियल है, रियल से मुराद है कि दो किस्म के सिग्नल्स होते हैं आपके पास, एक सिग्नल होते हैं रियल और एक सिग्नल होते हैं आपके कॉम्प्लेक्स। सबसे आसान तरीका है ये चीज टेस्ट करने का कि सिग्नल रियल है या कॉम्प्लेक्स है। अगर सिग्नल की एक्सप्रेशन में जे की टर्म आ रही हो, जिसको हम आयोटा भी कहते हैं या इमेजिनरी टर्म भी कहते हैं, अगर उसमें जे की टर्म आ रही है तो वो एक कॉम्प्लेक्स सिग्नल है, अगर उसमें एक जे की टर्म नहीं आ रही तो वो एक रियल सिग्नल है। दैट्स द इजीएस्ट वे टू टेस्ट इट। तो अगर आपके पास एक रियल सिग्नल है, इसका मतलब है उस सिग्नल के अंदर कोई जे की टर्म नहीं है, तो आप एनर्जी कैसे फाइंड आउट करते हैं, बाय टेकिंग द स्क्वायर ऑफ दैट पर्टिकुलर सिग्नल। ये जो जी ऑफ टी आपको गिवन होगा, सिंपली आप उस सिग्नल का स्क्वायर ले लें। ठीक है, स्क्वायर ले लें और फिर आप उसको इंटीग्रेट कर लें। यानी मिसाल के तौर पे आपके पास अगर एक सिग्नल अवेलेबल था, ये दिस इज अ सिग्नल जी ऑफ टी, ठीक है, और ये सिग्नल आपके पास माइनस इन्फिनिटी से होता हुआ आ रहा है और प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है। एक सिग्नल मैंने आपको इस तरह का दे दिया है। तो मैं इसकी एनर्जी अगर फाइंड आउट करना चाहूं तो मैं कैसे करूंगा कि एक तो इस सिग्नल का मैं स्क्वायर ले लूंगा और फिर इसके सारे वैल्यूज को मैं ऐड कर लूंगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, यानी जितनी एनर्जी इसके अंदर अवेलेबल है इन सारी वैल्यूज को मैं इंटीग्रेट कर लूंगा। इंटीग्रेट करने का मतलब क्या होता है, तमाम वैल्यूज को ऐड कर लेना। तो मैं उन सारी वैल्यूज को इंटीग्रेट कर लूं तो मेरे पास उस सिग्नल की टोटल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी डिफाइन द एनर्जी ऑफ एनी सिग्नल, कि हम उस जो भी गिवन सिग्नल है, अगर तो वो रियल सिग्नल है तो मैं उसका स्क्वायर ले लूंगा और उसको इंटीग्रेट कर लूंगा फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो मुझे उस सिग्नल की एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, और यही अगर सिग्नल आपका कॉम्प्लेक्स वैल्यूड है, यानी जो जी ऑफ टी की एक्सप्रेशन आपको गिवन है, अगर उसके अंदर जे की टर्म आ रही है तो वो एक कॉम्प्लेक्स सिग्नल होगा। कॉम्प्लेक्स सिग्नल के केस में जो आप एनर्जी निकालते हैं, आप उसका स्क्वायर नहीं लेते, आप उस सिग्नल को मल्टीप्लाई करते हैं उसी के कॉन्जुगेट के साथ। तो अगर आपके पास से सिग्नल एक है a प्लस जे बी, ये सिग्नल है, तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, a माइनस जे बी। ठीक है, तो a प्लस जे बी को उसी के कॉन्जुगेट से आप मल्टीप्लाई कर दें और फिर इंटीग्रेट करें। और आप अगर इस तरह के एग्जांपल देखें तो ये इक्वल है इस चीज के कि अगर आप उस सिग्नल का एब्सोल्यूट ले लें, एब्सोल्यूट लेने का मतलब क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड ले लें और उसको स्क्वायर कर लें, ये दोनों बातें सेम है। वो आप टेस्ट भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये अगर मैं मल्टीप्लाई करूं जी ऑफ टी को कॉन्जुगेट ऑफ जी ऑफ टी से, तो ये मेरे पास वैल्यू क्या होगी, ए स्क्वायर प्लस जे ए बी, और जब ये मल्टीप्लाई करेगा ये होगा माइनस जे ए बी माइनस प्लस माइनस जे स्क्वायर बी स्क्वायर। तो जे स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, और ये बी स्क्वायर हो जाएगा, ये कट जाएगा आपस में, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपके पास वैल्यू आ गई इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से। अब यही जो जी ऑफ टी है उसका अगर मैं मैग्नीट्यूड ले लूं खाली, तो जी ऑफ टी मेरे पास क्या था, ए प्लस जे बी, इसका कॉन्जुगेट जो है वो ये है
a माइनस जे बी। तो अगर मैं इस सिग्नल का मैग्नीट्यूड निकालूं तो वो क्या होगा, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, बस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये दोनों सेम चीजें हैं कि चाहे तो आप जो कॉम्प्लेक्स सिग्नल है उसको उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लें या उस सिग्नल का मैग्नीट्यूड निकाल के उसका स्क्वायर ले लें, बोथ आर सेम। तो जब भी आप कॉम्प्लेक्स सिग्नल देखेंगे आप उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ले लें और फिर अगेन उसको इंटीग्रेट कर दें, आपको उस सिग्नल की टोटल एनर्जी मिल जाएगी। सो दिस इज द वे यू एक्चुअली फाइंड द एनर्जी ऑफ एनी सिग्नल। तो अगर एनर्जी की वैल्यू आपके पास एक फाइनाइट नंबर आ जाता है, 5, 3, 2, 10, 20, एक फाइनाइट वैल्यू अगर आपको मिल जाती है तो हम कहेंगे कि ये सिग्नल एक एनर्जी सिग्नल है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ये प्रोसेस करने के बाद इनफाइनाइट वैल्यू आ जाती है तो हम कहेंगे ये एनर्जी सिग्नल नहीं है, ठीक है। फिर हम उसको दूसरी कैटेगरी के लिए टेस्ट करेंगे, वो है पावर सिग्नल, ठीक है। तो एनर्जी सिग्नल की जो एक रिक्वायरमेंट है वो क्या है, a necessary condition for energy to be finite that the signal amplitude approach to zero at t approaches to infinity। तो एनर्जी फाइनाइट हमेशा तब होगी कि जो सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा as t approaches to infinity amplitude will go to zero। यानी इसका मतलब है कि जो भी आपके पास सिग्नल है ऐसा, अगर मैं उसको ड्रॉ करता हूं बेशक इंफिनिटी पे भी जाके वो सिग्नल जीरो पे चला जाना चाहिए, लाइक दिस। सो जैसे t इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, ये जो एम्पलीट्यूड है इट शुड अप्रोच टू जीरो। तो जब एक सिग्नल जीरो को अप्रोच कर जाएगा एट t अप्रोचेस टू इंफिनिटी, हम कहेंगे ये एक एनर्जी सिग्नल है, क्योंकि यही सिग्नल आपको फाइनाइट एनर्जी दे सकता है। क्योंकि अगर ये जीरो पे नहीं जाएगा इसका मतलब है ये सिग्नल जो है ये इंफिनिटी तक यूं जा रहा है और ये इंफिनिटी तक यूं जा रहा है। जब आप सारी वैल्यूज को इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल वैल्यू कितनी आएगी, इन्फिनिटी आएगी। यानी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से शुरू हो रही है प्लस इन्फिनिटी तक जा रही है, सारी वैल्यूज को आप ऐड करेंगे तो वो इन्फिनिटी ही आएगी आपके पास। तो ये जो सिग्नल है ये एक एनर्जी सिग्नल नहीं है। एनर्जी सिग्नल तभी हो सकता है कि उसका एम्पलीट्यूड जो है वो बेशक शुरू कहीं से भी हो रहा है, वो एक पॉइंट पे जाके वो जीरो पे पहुंच जाएगा। तो अब आप जब सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे तो वो एक फाइनाइट वैल्यू होगी, इट विल नेवर बी इनफाइनाइट। तो सिग्नल के फिगर को देख के या उसकी शेप को देख के मैं ये बता सकता हूं कि ये एनर्जी सिग्नल है या पावर सिग्नल है। एनर्जी सिग्नल कैसे बता सकता हूं कि उसकी शेप को मैं देखूं और मैं कहूं कि ये सिग्नल जीरो को अप्रोच कर रहा है एज टाइम इज प्रोग्रेसिंग। तो चूंकि ये जीरो को अप्रोच कर रहा है दिस इज एन एनर्जी सिग्नल। फिर मैं अगर उस पर ये एनर्जी का टेस्ट भी करूंगा तो वो वैल्यू एक फाइनाइट वैल्यू मुझे देगी, ठीक है। So as the signal amplitude approaches to zero, as t approaches to infinity, otherwise the above integral will not converge। ये converge नहीं करेगा, आपको infinite value मिलेगी। So if this condition does not hold, in the signal energy is infinite। ये जो बात हमने की कि अगर ये एम्पलीट्यूड जो है फंक्शन का ये जीरो को अप्रोच नहीं कर रहा एज टाइम इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, तो हमारे पास जो एनर्जी आएगी वो इनफाइनाइट आएगी। और जो सिग्नल है g ऑफ t वो एनर्जी सिग्नल तभी होता है जब आपके पास एनर्जी जो है वो इनफाइनाइट ना हो, वो फाइनाइट हो। क्लियर? यस सर। ओके ओके, अब ये जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अबाउट पावर सिग्नल्स। ये इंशाल्लाह हम लोग जो है ना कल इसके ऊपर बात करेंगे और फिर हम बाकी क्लासिफिकेशंस को भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। चलें, थैंक यू वेरी मच। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी, अदरवाइज लेट्स कंक्लूड द लेक्चर। यस सर। चलें, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz.